हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री कैपिटल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स, प्लांट ब्रीडिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। तो आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग है क्या, उसका एम क्या है, वो हम क्यों करते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज हमें कहाँ देखने में मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो प्लांट ब्रीडिंग में आज तक जो जो चीजें हुई हैं, जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो आज फिलहाल हमारे काम आ रही हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या होता है प्लांट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्शुअल होता है, ए सेक्शुअल होता है, ए सेक्शुअल में हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। और सेक्शुअल में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता है। मोड्स ऑफ पोलिनेशन, मोड्स ऑफ पोलिनेशन क्या है, अगर हम रिप्रोडक्शन में जाएं तो फिर पोलिनेशन होनी जरूरी है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है उसके अंदर पोलिनेट होगा हमारा जो फीमेल पार्ट मेल पार्ट से जाकर, तो उसी के बाद जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है स्टार्ट होगा। तो पोलिनेशन दो टाइप की होती है हमारी, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब यहाँ तक का जो था ये हमारी पढ़ी हुई चीजें हैं, कुछ कुछ हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा एक्चुअल में प्लांट ब्रीडिंग है क्या, ये हिस्ट्री वगैरह हमें रटनी होती है बेसिकली। ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ पोलिनेशन, मेथड्स। अब ये वाली यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये वाला टॉपिक नहीं, ये आ रहा है हमारा नया टॉपिक। और ये हमारे आगे के जो दो कोर्सेज आएंगे जिसके अंदर क्रॉप इंप्रूवमेंट हम पढ़ेंगे, उसके लिए बेसिस है, जो हमारा मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है, इसमें हम मास सिलेक्शन, बल्क मेथड, बैक्रोस मेथड और पेडिग्री सिलेक्शन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में आपको मेथड्स के बारे में बेसिक बताया जाएगा, ये होते क्यों है, इनका यूज क्यों किया जाता है, ये सब बताएंगे। उसके बाद एक एक मेथड को आपको एक एक करके समझाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये बेसिक मेथड है, मतलब फर्स्ट मेथड है जो हमारा यूज हुआ था। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, कोई बच्चा नया क्लास में आता है तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है ताकि टीचर उसके बारे में जाने, सब बच्चे उसके बारे में जाने। ठीक है, ताकि वो उस एरिया में खुद को एक्लेमेटाइज कर पाए। एक्लेमेटाइज मतलब उस क्लाइमेट में खुद को रहना सिखा पाए, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा, तभी और लोगों से उसकी बातचीत शुरू होगी। राइट, ऐसे ही अगर हम प्लांट के इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या होता है कि कोई नई क्रॉप है, वो किसी और एरिया में उगाई जा रही है, जैसे कि वो नॉर्थ में उगाई जाती थी, अगर हम उसको साउथ में उगाने लगेंगे तो क्लाइमेट तो अलग होगा। तो एक्लेमेटाइज करना मतलब उसको नए क्लाइमेट में रह पाना, उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन में उसको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कोई नई स्पीशीज, कोई नई वेराइटी या कोई नई क्रॉप अगर हम किसी नई जगह पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी जूम कल्टीवेशन होती थी, जिसमें क्या है, जो फार्मर्स थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे, तो वो अपनी जो क्रॉप है वो दूसरी दूसरी जगह पे उगाया करते थे। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब कि प्लांट इंट्रोडक्शन उतना पुराना है। तो सबसे पहला मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन को कहा जाता है। ठीक है, फिर ये आ गया सिलेक्शन हमारा। अब हमारा सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन जो है जनरली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ही होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये चीजें हमें पता ही होनी चाहिए। तो सिलेक्शन क्या है, अब मैंने एक क्रॉप ग्रो कर दी है, उसके अंदर मैंने क्या किया था, सीड्स, कई कई वेराइटीज के मैंने सीड्स मिक्स करे और फिर उस क्रॉप को लगा दिया फील्ड में। ठीक है, अब उस फील्ड में मॉर्फोलॉजिकल करेक्ट, अब मुझे पता है कि जो मैंने सीड जहां उगाया वो इस वेराइटी का है, उसकी मॉर्फोलॉजी ये आएगी। फिर मैं उसके अंदर से जितने भी मैंने सीड के लगाए थे वो प्लांट मैंने ग्रो कर दिए, उसके अंदर से जो अच्छी मॉर्फोलॉजी हमें जिसमें दिखी कि इसमें मुझे अगर हाइट इतनी चाहिए, तो जितनी हाइट, मतलब अगर मुझे ज्यादा हाइट चाहिए या मुझे कम हाइट चाहिए, मेरे को वीट की कम हाइट चाहिए होती है। ठीक है, ताकि उसमें लोजिंग ना हो, तो मैंने वीट अगर मान लो ग्रो करी है, फिर जिसमें कम हाइट है मैंने उस वेराइटी को, सॉरी उस प्लांट को चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद उस प्लांट के जो सीड आएंगे मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगी, फिर उस सीड से मैं अपनी नई क्रॉप लगाऊंगी। ठीक है, तो बेसिक सा क्या हुआ, ये सिलेक्शन करा मैंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। तो सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है,
उसके बाद आ गया हमारा जॉनसन प्योर लाइन थ्योरी। अब प्योर लाइन ये शब्द हमारे को क्या बता रहा है, ये तो नाम आपको याद करना है, बहुत जरूरी है कि ये प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या यूज किया था, फिजियोलस वल्गैरिस यूज किया था, मतलब राजमा। ठीक है, प्योर लाइन थ्योरी। प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन का मतलब एक होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटिंग वेराइटी, उसे कहते हैं प्योर लाइन। अब इसका आप डेप्थ में मतलब समझोगे जब आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा। होमोजाइगस है, होमो मतलब सेम, प्योर लाइन मतलब प्योर, जिसके अंदर प्योरिटी है, मतलब सब सब एक जैसे दिख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी उनकी सेम है, उनका जीनोटाइप भी सेम है। अगर उनमें कोई डिफरेंस आएगा तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आएगा। अब अगर कोई डिफरेंस मॉर्फोलॉजी में एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में मूव नहीं करता, ये बात हमें पता है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर से एबायोटिक अगर किसी चीज से हमको डिफरेंस मॉर्फोलॉजी में देखने को आ रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जीनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो प्योर लाइन क्या होते हैं, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप एकदम सेम होता है पूरी के पूरी वैरायटी का। ठीक है, उसे बोलते हैं प्योर लाइन। तो ये पढ़ेंगे हम जॉनसन प्योर लाइन थ्योरी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक बेसिस ऑफ प्योर लाइन, मतलब ये जो प्योर लाइन है वो बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, वो हो गया इसका जेनेटिक बेसिस। फिर आ गया बायोमेट्रिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब हमने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा था, हमारे जो पीछे कोर्स आए हैं, फर्स्ट ईयर में आया था जेनेटिक्स का कोर्स, राइट। तो जो उसके अंदर हमने स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ा था, उसको कैसे अप्लाई करना है उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। मतलब स्टेटिस्टिक्स को जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई करना उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो हमने पेरेंट्स लिए, उनका क्रॉस करवाया, F1 बनाई, फिर क्रॉस कराया तो F2 बनाई। तो नए नई हमको वैरायटी बनानी, नए नए जनरेशंस क्रिएट करने, नए क्रॉस करवाने और फिर एक नई वैरायटी बनाना, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके जो हम नई वैरायटीज बनाते हैं वो प्लांट ब्रीडिंग में यूज होती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, फिर क्या है, हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशंस। अब जो ये जनरेशंस बनेंगी, जो F1 F2 F3 ये बनेंगी, तो वो क्या है, उनके अंदर हमें सेग्रीगेशन जो देखने को मिलेगा। तो ये जो जनरेशंस बनेंगी उनकी हैंडलिंग हमें कैसे करनी है उसके बारे में स्टडी करना। फिर आ गया हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, क्या होता है बैक क्रॉस, अगर हम F1 जनरेशन का उसके पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, या किसी भी जनरेशन का उसके पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अब मान लो कि मेरे पास एक वैरायटी ए है, ठीक है, उसके मुझे 99% जीन्स चाहिए। ठीक है, और फिर एक F1 उसकी जो F1 जनरेशन है उसका, सॉरी, जो हमारा पेरेंट क्रॉप है उसका मुझे 1% जीन चाहिए और 99% जीन जो है मुझे दूसरे का चाहिए, मतलब जो F1 है उसका चाहिए। तो मैं उसका क्रॉस उसके पेरेंट से, मतलब बैक क्रॉस करवाऊंगी, ताकि मुझे 99% तो पेरेंट का मिल जाए और जो 1% है मुझे उस जनरेशन का F1 का मिल जाए। ठीक है, इसको डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। बैक क्रॉस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पेरेंट से क्रॉस कराना, F1 जनरेशन का उसके पेरेंट से क्रॉस कराना, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना। ठीक है, अब इसमें जो बैक क्रॉस है वो भी डोमिनेंट और रिसेसिव दो टाइप के होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर आ गया बल्क मेथड। बल्क मेथड ये क्या है, एक सिलेक्शन का ही टाइप लगा लो। ठीक है, बल्क मेथड में क्या करते हैं हमने कई टाइप की जो है वैरायटीज एक साथ में लगाई, उसके अंदर से सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करके जो जो चीज हमें जो जो अच्छे लगे थे प्लांट, उनके सीड लिए, उनको मिक्स कर दिया, उनको मिक्स कर दिया, अलग अलग नहीं लगाया। ठीक है, दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक बल्क होता है और एक मास सिलेक्शन भी होता है। बल्क बल्क मतलब एक साथ में, मास सिलेक्शन और बल्क होता है, और एक अलग होता है जिसके अंदर हम वैरायटीज को अलग अलग करके रखते हैं। लेकिन बल्क मेथड में क्या होता है, उन सबको हम मिक्स कर देते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर हम मिक्स कर दे रहे हैं, हमने सिलेक्ट करा, जो जो हमें अच्छा लगा उसको सिलेक्ट करा और फिर हमने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके फिर हमने उनको सो कर दिया, उनकी सोइंग कर दी, तो उसको बोलते हैं बल्क मेथड। इट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये फिर बैक्रॉस आ गया, बैक्रॉस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैक्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होने का क्या मतलब है कि जो एक प्लांट है वो खुद के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। मतलब कि एक एक जो हमारा प्लांट है उसका जो एंथर वाला पार्ट है और जो उसका फीमेल पार्ट है
वो कंपैटिबल नहीं है कि वो खुद को फर्टिलाइज कर सके, तो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि वो खुद ही में फर्टिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्रॉस पोलिनेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, उसी के साथ हम पढ़ते हैं मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या होती है कि वो जो प्लांट है उसका जो मेल पार्ट है, उसका जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है वो स्टेराइल है। स्टेराइल है मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो जो उसका एंथर है हमको कि कहीं किसी और प्लांट से लाके उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, इनको लगभग साथ में पढ़ा जाता है। तो अभी हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं वो पोलिनेशन की, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, इसीलिए क्योंकि ये इसमें काम आते हैं। ठीक है, इस कोर्स में आगे ये चीजें काम आएंगी। फिर आ जाता है हमारा हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में हम सब जानते हैं, वो जो दो उसकी P+Q इज इक्वल टू 1, P² प्लस PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा हार्डी-विनबर्ग लॉ है, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या है, जो हमारी F1 जनरेशन है, अगर वो अपने दोनों पेरेंट से हायर है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने दोनों ही पेरेंट से बेहतर हैं, तो वो क्या माना जाएगा, हेटेरोसिस माना जाएगा। अब इस हेटेरोसिस का जो है यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमने ए और बी को क्रॉस करा, तो हमको मान लो कि यूं है कि ए की ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, बी की ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो ए और बी की दोनों अच्छी प्रॉपर्टीज मिलके आ गई हमारे F1 में, जिसको हम सी बोल देते हैं। तो सी जो है ए से और बी से दोनों से बेहतर है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस बोलते हैं। इसके अलग अलग हाइपोथेसिस है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ICAR का एग्जामिनेशन होता है, JRF का, उसके अंदर हेटेरोसिस के 2025 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा हेटेरोसिस हो गया, फिर आ गया जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस। अब हेटेरोसिस होता कैसे है, उसके हाइपोथेसिस क्या है, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या इसमें पार्ट आता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि अगर हम सेम ही जनरेशन, मतलब उसके अंदर एक ही जनरेशन से मल्टीप्लाई अगर करवाते जाएंगे, तो उसके अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इन ब्रीडिंग मतलब कि हम कि जैसे कि हमारे पास ए है और बी है, हम मतलब कि सेम के सेम जो हमारी वेराइटीज है उन्हीं के साथ क्रॉस करवाते जा रहे हैं, तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको स्टेरिलिटी देखने में मिलती है। ठीक है, तो ये इसके हेटेरोसिस के साथ ही पढ़ा जाता है। फिर आ गया इनब्रीडिंग, ये जेनेटिक बेसिस हेटेरोसिस का पढ़ेंगे, जेनेटिक बेसिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन का पढ़ेंगे, उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो मैंने बताया आपको वो पढ़ेंगे। फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हेटेरोसिस। एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी चीज का यूज करना। एक्सप्लॉइटेशन शब्द यूज किया जाता है साइंटिफिक मैनर में। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हेटेरोसिस मतलब जो हमारा हेटेरोसिस का प्लांट आ रहा था, जो मैंने A into B क्या निकल के आ रहा था, जो C जो है A और B से बेहतर है, तो C का हम यूज करेंगे कि अगर हमको किसी क्रॉप में हेटेरोसिस देखने को मिल रहा है तो हम उसका यूज करेंगे ना अच्छी हमारी क्रॉप बनाने के लिए। तो जो हेटेरोसिस का एक्सप्लॉइटेशन है हम वो कैसे करते हैं। सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज। अब जो सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज हैं, इनके बारे में आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी छोटा सा इसका टॉपिक है, लेकिन इसका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ एक डिफरेंस पढ़ना है सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज में। अब ये किस बेस पे जज की जाती हैं, SCA और GCA के बेस पे, मतलब इनका एक डिफरेंस बताया जाएगा आपको सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटीज का, उसके अंदर सब कवर हो जाता है। और इसके क्वेश्चंस बहुत कॉमन, मतलब जो हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट। पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है कि ये जो सारे हमने मेथड पढ़े हैं, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट जनरली यही है कि ये जो सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं ना, जो ब्रीडिंग मेथड्स हमने पढ़े हैं, ये मास सिलेक्शन हो गया, बल्क मेथड हो गया, बैक क्रॉस हो गया, उसको हम यूज कर करके पूरा जो हमारा ब्रीडिंग का पार्ट है उसको यूज करके इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट बोलते हैं। फिर आ गया हमारा रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है कि हम रिकरेंट सिलेक्शन क्या है, एक ही क्रॉप हम लगा रहे हैं, उसके अंदर सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो रिकरेंट मतलब बार बार किसी चीज को करना। तो सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन करके जो क्रॉप बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, रिकरेंट सिलेक्शन करके बनाई जाती है। फिर क्या है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। अभी हम पढ़ रहे थे जो हमारी सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन से क्रॉप बन रही थी, उन सब के मेथड पढ़ रहे थे। फिर आगे हमारा हम कुछ मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग ऐसे भी हैं जो हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब क्या है कि म्यूटेशन तो हमने पढ़ा हुआ है जी, जो हमारा सडन हेरिटेबल चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, अभी इसी म्यूटेशन को मैंने आपको बताया था, जो म्यूटेशन है दो टाइप के होते हैं, पहले जेनेटिक्स वाले कोर्स में आपको बताया गया है कि म्यूटेशन जो है नेचुरल भी हो सकती है और इंड्यूस्ड भी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल तो जो है हम अपने आप हो जाएगी, अब वो हमारे फायदे की है या नहीं है हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं तो हम उसी तरीके से कराएंगे कि जो हमारे फायदे में आए। ठीक है, तो ऐसी म्यूटेशन कराना जो हमारे ब्रीडिंग में हेल्पफुल है, मतलब ऐसे जीन को म्यूटेट करना जिसकी वजह से हमको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। मतलब म्यूटेशन को यूज करके ब्रीडिंग में अच्छी क्रॉप इंप्रूवमेंट करना, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। फिर आगे हमारा पॉलीप्लॉइडी। अब हमारी प्लॉइडी क्या होती है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं 2n हैं, उसके इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं कि एक तो होता है हमारा प्लॉइडी नंबर, एक होता है हमारा बेसिक क्रोमोसोम नंबर जिसे एक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी वगैरह में। ठीक है, फिर है वाइड और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। वाइड और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि हम जो जैसे वीट है, हर किसी जो हमारी क्रॉप है उसका कोई ना कोई प्रोजेनिटर रहेगा, कोई ना कोई उसका एंसेस्टर रहेगा। तो किसी क्रॉप का, किसी भी क्रॉप की किसी भी वैरायटी का उसके किसी प्रीवियस एंसेस्टर से जो कि अभी फिलहाल रिलेटेड नहीं है, जो पहले ग्रो किए जाते थे, उनसे क्रॉस करवाना, उसको बोलते वाइड। मतलब वाइड और डिस्टेंट मतलब दूर का कोई मिलता जुलता, उससे क्रॉस करवा के एक नई चीज को डेवलप करना, एक नई वैरायटी को डेवलप करना। एक कई बार होता है कि कुछ नई क्रॉप ही डेवलप हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वाइड और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये हो गया कि हमने इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम आज फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग है, उसका डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सब क्या क्या है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so is this visible? Yes. So let's begin with this. तो सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो ये चीजें क्या है, इसमें चार 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 दे रखी है, राइट? हाँ, तो इसमें चार चीजें दे रखी है, मतलब एक ही प्लांट ब्रीडिंग जो है उसकी चार डेफिनेशन दे रखी है। अब इनको ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। देखो, प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट। वो आर्ट क्यों है, आर्ट क्यों कहा जा रहा है उसको? आर्ट मतलब कुछ नई चीज को क्रिएट करना हमारी इमेजिनेशन पावर से। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि मैं कोई नई वैरायटी डेवलप करनी है, आपको क्या लगता है वैरायटी ऐसे ही बन जाती है? नई वैरायटी नहीं, कितने कितने साल लगते हैं। अब जो ये मैंने आपको मेथड बताया है ना, मास सिलेक्शन मेथड, ये मेथड, वो मेथड, इन मेथड्स को करने में लगभग 13-14 साल लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि एक हमारी इमेजिनेशन पावर यूज होती है ब्रीडिंग के अंदर, तो इसलिए उसको आर्ट भी कहा जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट। साइंस, साइंटिफिक बेसिस का तो यूज हो ही रहा है, इसमें साइंस कहा जाता है। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बिना तो हम ये सब कर नहीं सकते, राइट? हम लैब्स में काम करते हैं वगैरह, बहुत इससे टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो आर्ट भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। ये तीनों चीजें मिलके क्या कर रहे हैं, हमसे क्या करना चाह रहे हैं, ऑफ इम्प्रूविंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप है, मतलब जो जीनोटाइप है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज फॉर मैनकाइंड। अब इसको क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं हम? ताकि यील्ड बढ़े, ताकि उसकी क्वालिटी बढ़े, और उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ, जो इकोनॉमी है, उसको हम बढ़ा सके। मैनकाइंड में जो सबसे बड़ा रुपया इकोनॉमी, उसको बढ़ाने के लिए यील्ड बढ़ेगी तो बाहर जाएगी क्रॉप, उससे क्या है, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो बेसिक जो है वहीं तक जाना है हमको, इकोनॉमी, हर चीज पैसे से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो एक ऐसी आर्ट या साइंस या टेक्नोलॉजी जो प्लांट के जेनेटिक मेकअप के ऊपर काम करेगी, उसको इम्प्रूव करेगी, ताकि जो है मैनकाइंड की इकोनॉमी हम अच्छी कर पाए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट, वही आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वही है
जेनेटिक मेकअप ही है, ठीक है। तो उसने उसको हेरिडिटी लिख दिया यहाँ पे, हेरिडिटी मतलब जीनोटाइप, हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड हो, तो ये मैनकाइंड के लिए रहा है ना सब कुछ। प्लांट ब्रीडिंग डील्स विद द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब आपके जो नेक्स्ट कोर्स आएंगे ना ब्रीडिंग के, उनका नाम ही यही होगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। रबी और खरीफ के आएंगे। तो क्या कह रहा है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है कि क्रॉप की जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, जेनेटिक मेकअप वही जीनोटाइप के इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉप्स की जो यूज किया जाता है, वो प्लांट ब्रीडिंग जो है इससे डील किया करता है। साइंस ऑफ चेंजिंग एंड इंप्रूविंग हेरिडिटी ऑफ प्लांट, सेम चीज में कहना चाह रहा है कि ऐसी साइंस जो चेंज करेगा और इंप्रूव करेगा जो प्लांट्स का जीनोटाइप है, जो उसकी हेरिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो इसका एम क्या है, जो प्लांट ब्रीडिंग है वो क्यों स्टडी की जाती है, क्यों यूज की जाती है। प्लांट ब्रीडिंग एम्स टू इम्प्रूव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये यूज की जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, इनके जो प्लांट्स हैं उनके कौन से करेक्टरिस्टिक्स, कईयों में क्या है हमको हाइट ज्यादा चाहिए, कईयों में क्या है कि हमको कम हाइट का प्लांट चाहिए। जो अगर हम शुगर केन की बात करें तो हमको थिक हमारे को उसकी स्टेम चाहिए, ठीक है। अगर हम वीट की बात करें तो हमको उसकी जो हाइट है कम चाहिए। तो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पे काम करना, उनको इम्प्रूव करना, सो दैट दे बिकम मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली, दोनों वजह से। मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और डिजायरेबल बन जाए। एग्रोनॉमिकली मतलब उनके अंदर जो कहेंगे कि हमको अब थिक स्टेम चाहिए शुगर केन की, ठीक है। तो उसको हमारा जैसे रहता है कि टिलर्स अगर ज्यादा हो, टिलर्स अगर ज्यादा हो तो हमको उसको काटने में इजी रहता है, उसकी जो कटिंग है वो इजी रहती है। और उससे और क्या फायदा होता है कि अगर ज्यादा टिलर्स होंगे तो उसमें ग्रेन भी ज्यादा होगा, राइट। तो उसमें एग्रोनॉमिकली और इकोनॉमिकली दोनों में हमको फायदा चाहिए, इसका ये एम है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मे वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप अंडर कंसिडरेशन। भाई मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हर क्रॉप के अलग अलग होते हैं, जैसे कि वीट का अलग होगा, राइस का अलग होगा। अगर हमको ऐसे राइस की वैरायटी ग्रो करने मिल जाए जो कि कम पानी में ग्रो हो सकती है, तो हम ऐसी जगहों पे भी राइस को ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे कम पानी हो। अगर हम वीट का कहें तो वीट में जो ऐसी जगह पे ग्रो करें जहाँ पे डिजीज कम आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर एक क्रॉप का अलग अलग एम होगा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा कि इस क्रॉप के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब ये भी मैं आपको बताऊं कि हर क्रॉप के लिए एक्चुअली अलग होते हैं, पर बेसिक्स सेम ही है। हर किसी में आपको ये चीज तो करनी ही रहेगी। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हायर यील्ड, मतलब यील्ड बनाना, मतलब नंबर ऑफ जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, जो हमारी यील्ड आ रही है वो बढ़ाना है। हमको प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा यही है कि यील्ड बढ़ाएंगे। उसकी वजह से जो हमारी नीड है, जो फिलहाल हमारी पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा हो गई है, हमारे पास फूड की कमी है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमको यील्ड बढ़ानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्या हमारा, हायर यील्ड। द अल्टीमेट एम हमारा प्लांट ब्रीडिंग का यही है। अल्टीमेट एम क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। इकोनॉमिक प्रोड्यूस मतलब वीट है, राइस है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, जो हमारी बाहर इंपोर्ट भी होती हैं, या फिर जो हमारी ऐसी क्रॉप्स है, फाइबर क्रॉप्स है, उनकी यील्ड बढ़ाएंगे तो उससे इकोनॉमिक हमारी वेल्थ जो है बढ़नी ही बढ़नी है। इट में भी ग्रेन यील्ड, ग्रेन की यील्ड हो सकती है, फोडर की यील्ड हो सकती है जो हमें अपने लाइफ स्टॉक के लिए यूज करनी है, फाइबर की यील्ड हो सकती है, ट्यूबर की यील्ड हो सकती है, केन की यील्ड हो सकती है, केन में शुगर केन के लिए, ऑयल यील्ड हो सकती है जो कि बहुत फायदेमंद होती है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप स्पीशीज, क्रॉप पे डिपेंड करता है। जैसे वीट की होगी, राइस की होगी, ये हमारी फोडर के लिए होगी, बरसीम की हो गई, फाइबर के लिए कॉटन हो गया, जूट हो गया, ट्यूबर के लिए हमारे पोटैटो हो गए, केन यील्ड, शुगर केन, ऑयल यील्ड के अंदर ग्राउंड नट हो गया, और बहुत और क्रॉप्स होती हैं, वो सब हो गई, सरसों हो गई, ये वगैरह। Improvement in yield can be achieved either by evolving high yielding varieties or hybrid। अब improvement अगर हमें yield में करनी है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। पहली तो high yielding varieties को डेवलप करना या फिर hybrids बनाना, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, अब हाई यील्डिंग वैरायटी बना दी, इतना हमें समझ आ रहा है कि हमने ऐसी वैरायटी बनानी है जिसकी यील्ड ही हाई हो। हाइब्रिड का मतलब क्या है,
हाइब्रिड मतलब एक वैरायटी हमने ली जिसकी यील्ड ज्यादा है, दूसरी वैरायटी हमने ली जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है या फिर जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। अब देखो, एक वैरायटी की यील्ड तो ज्यादा है लेकिन उसमें डिजीज इतनी लग जा रही है कि फिर फायदा ही नहीं हो रहा। जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनल, उसके अंदर आधा पार्ट तो खराब ही हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिड हम बनाएंगे तो एक हमने क्रॉप ली ए जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा थी, बी ली हमने जो कि डिजीज रेजिस्टेंट थी। ठीक है, उनका हमने क्रॉस कराया, क्रॉस करा के हमको हाइब्रिड मिला। अब उस हाइब्रिड में यील्ड भी ज्यादा है और वो डिजीज से भी रेजिस्टेंट है, तो हाइब्रिड बना के हम एक ऐसी क्रॉप डेवलप कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कि जिसकी यील्ड ज्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंट भी है, या पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, या फिर हम किसी एबायोटिक स्ट्रेस के रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसमें ड्रोट नहीं आ रहा है या फिर उसमें वो उसको पानी कम चाहिए, जैसे हम राइस की बात कर ले तो ऐसा कुछ करके। ठीक है, फिर आते हैं हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी, अब देखो यील्ड तो हमने बढ़ा दी, अब सिर्फ यील्ड बढ़ाना भी काफी नहीं है, जैसे मैंने आपको भी बताया सिर्फ यील्ड बढ़ाना भी काफी नहीं है। अगर उसकी क्वालिटी ही कोई नहीं होगी तो उसकी हमको क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जब नेक्स्ट में आप क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ोगे तो ये दोनों तो आपको हर किसी क्रॉप में लिखने ही लिखने हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, हर क्रॉप के आते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो क्वालिटी और हायर यील्ड ये सब के अंदर ही आएगा। ठीक है, एक अनदर इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर एक क्रॉप के लिए कि हमको क्वालिटी भी बढ़ानी है और यील्ड भी बढ़ानी है। ठीक है, तो क्वालिटी कैरेक्टर्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ये भी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं, हर क्रॉप की अलग अलग क्वालिटी है जो हमको चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्रेन्स की बात करें, वीट की बात करें या राइस की बात करें, तो उसमें ग्रेन का साइज अच्छा होना चाहिए, ग्रेन का कलर अच्छा होना चाहिए, उसकी मिलिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेकिंग आएगा यहाँ, उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर हम वीट की बात करें तो साइज, कलर, मिलिंग और बेकिंग क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या, राइस की बात करें तो उसकी कुकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए राइस की, वो ऐसे ना हो कि चिपचिपे बने, खुले खुले चावल बने चाहते हैं ना, तो उसकी कुकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। माल्टिंग क्वालिटी किस में देखेंगे, हम बार्ले में देखेंगे क्योंकि बार्ले में माल्टिंग की जाती है। ठीक है, उसका साइज, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो साइज, कलर ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए। और कीपिंग क्वालिटी, मतलब कीपिंग क्वालिटी क्या होता है कि अब हम टमाटर लेके आए हैं और वो 2 दिन भी ना रह पाए। अब जैसे हम बनाना की बात करें, अगर साउथ से बनाना ट्रेवल हो रहा है तो फिर वो पहुंचते पहुंचते में ही अगर वो खराब हो जाएगा, उसकी कोई कीपिंग क्वालिटी ही नहीं है, तो फिर क्या पॉइंट है। टोमेटो है, अगर वो इधर से उधर जा रहा है तो उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों के अंदर ही। ठीक है, पल्सेस में अगर हम कहें तो पल्सेस में क्या, हमको प्रोटीन मिलता है तो उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऑयल कंटेंट ऑयल सीड्स में अच्छा होनी चाहिए। फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो फाइबर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और फाइननेस भी उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कॉटन में तो हर किसी जो क्रॉप है उसके लिए अलग अलग क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। हमने वीट में अलग है, राइस में अलग है, बार्ले में अलग है, फाइबर क्रॉप्स में अलग है, ऑयल सीड क्रॉप्स में अलग है, तो हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हैं क्रॉप बाय क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब क्या है, हमने किस चीज के बारे में पढ़ लिया कि हमको यील्ड बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। अब क्या है कि एबायोटिक रेजिस्टेंस अगर उसमें आ रहा है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो भी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है क्रॉप को ग्रो करने में, अगर वो एबायोटिक मतलब किसी नॉन लिविंग फैक्टर से आ रही है, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रोट, सोयल सैलिनिटी, हीट, विंड, कोल्ड, फ्रोस्ट, इन चीजों की वजह से अगर आ रही है तो उससे रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इसके लिए भी हम ब्रीडिंग मेथड्स का यूज करते हैं। तो क्रॉप प्लांट सफर करते हैं एबायोटिक फैक्टर से, जैसे कि ड्रोट मतलब पानी की कमी, सोयल सैलिनिटी मतलब सोयल के अंदर सोल्ट का लेवल एक्सेसिव हो जाना, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब हीट ज़्यादा हो गई है या फिर ठंडी ज़्यादा हो गई है, फ्रोस्ट हो गई है, विंड बहुत ज़्यादा चल रही है या बहुत कम चल रही है, उसके हिसाब से ब्रीडर को डेवलप करते हैं वो रेजिस्टेंट वैरायटीज, ताकि एनवायरमेंटल कंडीशन से हमारी जो क्रॉप है उसको बचाया जा सके। फिर आ गया बायोटिक रेजिस्टेंस। अब बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब, बायोटिक मतलब लिविंग। अब हमारी जो क्रॉप है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अफेक्ट होती है, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से जो और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, निमेटोड्स हैं, इन सब से जो हमको दिक्कत क्रिएट करते हैं, ये सब हमारी यील्ड को, क्वालिटी को कम करते हैं, उनसे रेजिस्टेंस पाना
वो बायोटिक रेजिस्टेंस में आ जाता है, मतलब कि वेरियस डिजीज और इंसेक्ट्स जो हैं हमारी क्रॉप पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यील्ड लॉस होता है। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करना ये चीपेस्ट और बेस्ट मेथड है। अगर डिजीज और इंसेक्ट के लिए हम फर्टिलाइजर्स और हमारे ये जो इंसेक्ट को काटने के लिए ये सब अगर हम इतना ज्यादा केमिकल डालते रहेंगे तो हमारी सोयल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चीपेस्ट और बेस्ट मेथड क्या है कि हम ऐसी वेराइटीज ग्रो करें जो कि जिसके लिए हमको केमिकल्स मिनिमम डालने पड़े। ठीक है, केमिकल्स को मिनिमम कर देंगे तो एक तो ये चीपेस्ट मेथड है, क्योंकि केमिकल्स ऐसे तो नहीं है बहुत हमको सस्ते मिल जाते हैं, नहीं बहुत महंगी महंगी होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो चीपेस्ट है, एक तो कम पैसा लग रहा है हमारा। दूसरा क्या है कि बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इससे हमारी सोयल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब सोयल ही खराब हो जाएगी तो सोयल तो बेसिस है ना हर चीज का, सोयल ही अगर हमारी खराब हो जाएगी तो हमारी अगली कोई भी क्रॉप अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीपेस्ट और बेस्ट मेथड इसीलिए कहा जाता है। तो इन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए चीपेस्ट और बेस्ट मेथड है कि हमको रेजिस्टेंट वेराइटी बना दें अगर हम, तो रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप होती है रेजिस्टेंट डोनर पेरेंट्स की हेल्प से। मैंने आपको बताया था। अब जीन पूल क्या होता है कि एक अगर हमारी क्रॉप है उसके जितने भी जीनोम है, जितने भी टाइप के उसके जीनोम है, जितने भी टाइप की उसकी वेराइटीज हैं, स्पीशीज हैं, वो एक जगह अगर हम रख दे तो उसका जीन पूल उसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारे जीन पूल क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी, हमने बना रखे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो उसमें से हम एक ऐसा पेरेंट निकालेंगे जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज से या इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। फिर हमारी हाई यील्डिंग वेराइटी से उसका क्रॉस करवाएंगे तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, एक ऐसा हाइब्रिड मिलेगा जो हाई यील्डिंग भी है और रेजिस्टेंट भी है। ये बात अभी मैंने आपको पीछे भी बताई थी, राइट। तो हम जीन पूल का यूज करेंगे। डोनर पेरेंट कैसा होगा, जो डोनर पेरेंट हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, और वो हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ क्रॉस करेंगे। जो हमारी रिसेंटली हाई यील्डिंग चल रही है उसका ऐसे डोनर पेरेंट से क्रॉस कराएंगे जो कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, फिर आता है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन अर्लीनेस। अब देखो अर्लीनेस क्या होता है कि मतलब एक अगर क्रॉप है, हर एक क्रॉप का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि ये क्रॉप इतने टाइम पीरियड में हमारी ग्रोथ करेगी, फिर हम उसको काटेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको उससे प्रोडक्ट हमारा मिलेगा। ठीक है, अर्लीनेस का मतलब है वो क्रॉप जो है जितना उसका नॉर्मल टाइम है, कितने टाइम में ये सोइंग के बाद इतना टाइम लेगी, उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। अगर वो उससे कम टाइम ले उसको क्या बोलते हैं, अर्लीनेस। ठीक है, तो उसका मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है अगर हम उसको कम कर दें तो उससे हमको क्या क्या फायदा होगा। जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको हम जल्दी लगा सकते हैं, या फिर उसके बीच में कोई ज्यादा क्रॉप लगा सकते हैं हम, या फिर जो हमारी क्रॉप साइकिल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजों का हमको फायदा होगा। ठीक है, अर्लीनेस इज द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर विच हैज सेवरल एडवांटेजेस, मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं अर्लीनेस के। ठीक है, उसके क्यों, क्योंकि इसमें लेस क्रॉप मैनेजमेंट पीरियड होगा, कम पीरियड में लग रही है तो उसका क्रॉप मैनेजमेंट भी हमें कम करना पड़ेगा। लेस इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स भी हमको कम डालने पड़ेंगे। न्यू क्रॉप रोटेशन हम बना सकते हैं, उस एरिया में न्यू क्रॉप रोटेशन ग्रो कर सकते हैं, जैसे वीट राइस का हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो हम क्रॉप रोटेशन इजीली कर पाएंगे अगर हमको वो क्रॉप जो है कम टाइम में ग्रो हो जाएगी। जैसे कि जो हमने वीट वैरायटीज बनी है जो जिसमें लेट प्लांटिंग की जाती है, उसकी वजह से जो राइस वीट रोटेशन है वो इजीली हो जाता है। जो ऐसी वीट वैरायटीज हैं जिनके अंदर लेट प्लांटिंग की जाती है उसमें क्या है, राइस वीट रोटेशन इजीली हो जाता है। ठीक है, दस ब्रीडिंग फॉर अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप वैरायटीज और वैरायटीज सुटेबल फॉर डिफरेंट डेट्स ऑफ प्लांटिंग में भी ये चीज दे रखी है। तो अगर ऐसी हम वैरायटीज ग्रो कर रहे हैं जिनके अंदर वो अर्ली मैच्योरिटी दिखा देती हैं, इसकी वजह से क्या क्या हमको फायदे होते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करवा सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, हम इंसेक्टिसाइडल स्प्रे हमको कम करना पड़ेगा, हमको लेस क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, ये सब हो जाएगा। मैच्योरिटी हैज बीन, अब देखो ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है, कॉटन के अंदर हमने ऐसी वेराइटीज ग्रो करी है, कॉटन का जनरली क्या है, हमारा क्रॉप का पीरियड 270 डेज, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब ऐसी वेराइटीज ग्रो हमने बना दी है जिसमें 170 डेज का उसका क्रॉप पीरियड हो गया है। और क्या है, पिजन पी है, पिजन पी में 270 डेज का है, ऐसी क्रॉप बना दी है जिसमें सिर्फ 120 डेज में हम पिजन पी को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, शुगर केन में 360 डेज की जो क्रॉप है उसको कन्वर्ट कर दिया है हमने 270 डेज की क्रॉप में। देखो कितना कितना फर्क आ गया। अब इसके बीच में हम कोई और ज्यादा क्रॉप आराम से लगा सकते हैं, राइट।
ठीक है, तो इन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइंड है, मतलब कि इतनी ही ग्रोथ होगी, उसके बाद वो रुक जाएगा। अगर उसके बाद नहीं रुकेगा तो वो क्या है, कई चीजों की सिर्फ हमको वेजिटेटिव स्टेज चाहिए, ठीक है, उसकी हमको फ्लावरिंग स्टेज चाहिए ही नहीं। ये कौन सी क्रॉप होंगी, कौन सी क्रॉप आप सोचो, हमको किस क्रॉप की सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज चाहिए, हमको उसकी फ्लावरिंग स्टेज नहीं चाहिए, ग्रेन नहीं चाहिए हमको उसका, सिर्फ हमको वेजिटेटिव पार्ट चाहिए। कौन सी क्रॉप होंगी, वो फोडर क्रॉप होंगी। अब जो फोडर क्रॉप है, अगर उनको हमको एक पॉइंट के बाद रोक देना है तो उसमें हमको डिटर्मिनेट ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज विद डिटर्मिनेट ग्रोथ इज डिजायरेबल इन क्रॉप्स लाइक मूंग, पिजन पी, कॉटन। कॉटन वगैरह में भी देखो, एक तो हमारी फोडर क्रॉप में चाहिए डिटर्मिनेट ग्रोथ, क्योंकि हमको उसका वेजिटेटिव पार्ट ही चाहिए। और क्या है, और ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर, जैसे कॉटन है, कॉटन क्या है, वो एक्सेसिवली बढ़ती चली जाएगी तो उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, लेकिन हमको एक पॉइंट के बाद उसको रोकना है। तो उसमें क्या है, ऐसी क्रॉप्स बनाना जिसकी डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बंद अपना रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, ठीक है। फिर आ गई है हमारी डोरमेंसी। अब डोरमेंसी क्या है, in some crops seeds germinate even before harvesting in the standing crop if there are rains at the time of maturity। कुछ crops में क्या होता है, अगर crop standing है, क्रॉप लगी हुई है, अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है, उसके सीड्स आ गए हैं लेकिन अभी वो हार्वेस्ट नहीं हुई है, पर उस टाइम पे बारिश हो गई तो उसके जो सीड्स हैं वो वहां पे जर्मिनेट हो जाते हैं। जब मेच्योरिटी के टाइम पे आ जाती है, मेच्योरिटी है मतलब उसके ग्रेन्स आ चुके हैं लेकिन वो भी हार्वेस्ट नहीं हुई है, तो अगर रेन आई मतलब उसको पानी मिल गया तो वहीं पे जर्मिनेट हो जा रहे हैं। कौन सी क्रॉप में ये देखने को मिलता है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बार्ले, पी, ठीक है। तो हमको क्या है कि डोरमेंसी का पीरियड जनरेट, डोरमेंसी मतलब उस टाइम पे वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। डोरमेंसी मतलब मोर्फोलॉजिकल डोरमेंसी से कहा जाता है कि वो उस टाइम पे डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा, उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चीजें चल रही हैं वो चलेंगी, मतलब सीड जो है वो वापस से लिविंग कंडीशन में आ सकता है, लेकिन फिलहाल अगर वो डोरमेंट स्टेज में चला गया तो वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हमको डोरमेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर हमारी मेच्योर नॉन हार्वेस्टेड क्रॉप में अगर वो जर्मिनेट कर जाता है तो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। क्योंकि हमको जर्मिनेट, अगर हमको खाने के लिए यूज करना है तो वो जर्मिनेटेड सीड तो हम यूज नहीं करेंगे ना, राइट। तो हमको क्या है, उसको डोरमेंट स्टेज में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस हो जाता है अगर वो जो है उसके अंदर हमारा जर्मिनेशन देखने को मिल जाए तो हमारा यील्ड लॉस हो जाता है। इसकी वजह से हमको ऐसी ग्रो करना है जिसके अंदर डोरमेंसी हमको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्याज में हमने आलू में भी देखा होगा कि उसमें बड्स आने लग जाते हैं, और प्याज में देखा होगा नीचे नीचे वो ग्रीन पार्ट उसका ग्रो करने लग जाता है। तो जो ये ऐसे वाले प्याज होते हैं जिसके अंदर वो ग्रीन पार्ट नया ग्रो होने लग जा रहा है, वो कम लिए जाते हैं या वो सस्ते बिकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो यील्ड लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो हमको ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करनी है जो कि ऐसे जर्मिनेट ना करें। डिजायरेबल एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो है ही। अब हमारे जो एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिजायरेबल आए, उसके लिए तो हम ब्रीडिंग करते ही करते हैं, तो बेसिक है, ये तो मोस्ट लाइक कॉमन हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे कि प्लांट हाइट, अब हमको किस क्रॉप की कितनी प्लांट हाइट चाहिए, देखो ये जो मेथड्स हैं सारे वो हर क्रॉप के लिए, अब हर क्रॉप के लिए तो हमको ज्यादा हाइट चाहिए नहीं, तो मतलब हर क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो है ये सबसे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे शुगर केन में भी चाहिए, वीट में भी चाहिए, राइस में भी चाहिए, क्यूमिन में भी चाहिए, हर किसी में चाहिए, लेकिन किसकी क्या डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है वो सबके अलग अलग है, ठीक है। प्लांट हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर हमको कितनी ब्रांचिंग चाहिए, कितने टिलर चाहिए, कितनी हमको ग्रोथ हैबिट चाहिए, उसकी कैसी ग्रोथ हैबिट होनी चाहिए, डिटर्मिनेट होनी चाहिए, नॉन डिटर्मिनेट होनी चाहिए, इरेक्ट होने चाहिए, ट्रेलिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ओपनली डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके ऊपर हम काम करते हैं, इन ये सब चीजों पे हम काम करते हैं कि इस क्रॉप में ये सब इतना इतना होना चाहिए। जैसे कि हमको सीरियल्स में ड्वार्फनेस चाहिए, सीरियल्स में हमको ड्वार्फनेस क्यों चाहिए, क्योंकि वो इरेक्ट चाहिए हमको और उसमें लोजिंग ना हो, इसलिए उनकी ड्वार्फ मतलब कम हाइट चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि उसमें वेजिटेटिव पार्ट हमको कम चाहिए, हमको फ्लावरिंग वाला पार्ट ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है। इसलिए हमको सेक्सुअल पार्ट ज्यादा चाहिए, हमको तो ग्रेन्स की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए उसमें ड्वार्फनेस की नीड होती है जनरली, क्योंकि उसमें लोजिंग से रेजिस्टेंस आ जाएगा अगर ड्वार्फनेस हमको मिलेगी, ठीक है। तो और इसकी वजह से और क्या होता है, बेटर फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है अगर ये ड्वार्फ क्रॉप्स, हमको जो सीरियल्स है वो ड्वार्फ चाहिए। फिर आ गया और कौन सी क्रॉप है, जो हमारी फोडर क्रॉप्स है। फोडर क्रॉप्स में क्या चाहिए हमको, वेजिटेटिव पार्ट ज्यादा चाहिए। वेजिटेटिव पार्ट ज्यादा चाहिए तो हमको टोलनेस चाहिए, मतलब वो ग्रो होगा तो भी वेजिटेटिव पार्ट उसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोडर क्रॉप्स में हमको टोलनेस चाहिए, और जो हमारी ग्रेन क्रॉप्स हैं उसके अंदर हमको ड्वार्फनेस चाहिए। तो वही है ना, सबके लिए सब चीज अलग अलग है। और
हाई टिलरिंग चाहिए, इसमें टिलर्स जितने ज्यादा होंगे वेजिटेटिव पार्ट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ब्रांचिंग प्रोफ्यूज चाहिए, वही वेजिटेटिव पार्ट ज्यादा चाहिए तो उसकी ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, टिलर ज्यादा होनी चाहिए, टोलनेस होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमने एलिमिनेट करना है इसमें से, ठीक है। ये जो है हमको ऐसी वेराइटीज डेवलप करनी है जिसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स हमको ना देखने को मिले, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स बनानी है ताकि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ हो। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल जो है इतना बड़ा बढ़ जाता है कि अगर ह्यूमन उन्हें कंज्यूम करेंगे तो फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमको निकालना है, मतलब हमको वो क्रॉप चाहिए हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे को यूज में लानी है उसे, लेकिन उसके अंदर ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनका कंजप्शन हम नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन किस में मिलता है? खेसरी में देखने को मिलता है, लथाइरस सेटाइवस के अंदर कौन सा न्यूरोटॉक्सिन हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है हमारे लोअर लिम्स का। हमको चाहिए तो सही वो, लेकिन इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजुअल हमको पढ़ने में मिलता है, यूरिसिक एसिड, जो कि हमको ब्रासिका में मिलता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और क्या है, कॉटन में हमको गोसिपोल देखने को मिलता है, ये भी सुना हुआ होगा आपने, सीड ऑफ कॉटन में हमको गोसिपोल देखने को मिलता है, ये भी एक टॉक्सिक है, ठीक है। फिर अगर हमको इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट करना है तो हमें इन सब टॉक्सिक को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम इन टॉक्सिक को रिमूव करेंगे और कंजप्शन के लिए उनको हेल्दी बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया नॉन शेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब शेटरिंग क्या है कि अगर हमारा ग्रेन लग चुका है या हमारे फ्रूट जो है लग चुके हैं, अगर वो मेच्योरिटी से पहले, मतलब मेच्योरिटी से पहले क्या है, शेटर हो जाए, गिर जाए, तो उनका क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं। अब एक एक करके दाना तो हम नहीं उठा सकते ना क्रॉप में, उसमें से, फील्ड में से। तो नॉन शेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए कि वो जो हमारी हार्वेस्टिंग के बाद हमारे हार्वेस्टिंग पीरियड के टाइम तक प्रॉपर मेच्योरिटी तक वो शेटर ना हो, जो हमारे ग्रेन्स है, ठीक है। जो पोड्स हैं या ग्रेन्स है वो जो क्या है, शेटरिंग है। सीरियस प्रॉब्लम हमको देखने में आ रही है, ग्रीन ग्राम में सबसे ज्यादा हमारे जो पोड्स हैं वो शेटर हो जा रहे हैं, ठीक है। ग्रीन ग्राम में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हमने एक रेजिस्टेंस ग्रो कर दी, हमने एक ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर दी जिसके अंदर शेटरिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा इजी सॉल्यूशन हो गया। तो अब हमको कोई ऐसे नहीं है, कोई केमिकल डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाई हमको हार्वेस्टिंग पहले करनी है, हमको ये है कि शेटरिंग हो जाएगी हमारे पोर्ट्स की, तो उसकी वजह से हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज कर लें, बेस्ट है, ठीक है। फिर क्या है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? क्रोनस वर्ड किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। सिन वर्ड किसके लिए यूज होता है? साथ में, ठीक है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब क्रॉप का इतना मैच्योर हो जाना कि हम उसको हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि जितने भी हमने एक फील्ड में क्रॉप लगाई है वो सब साथ में मैच्योर हो। अगर वो साथ में मैच्योर नहीं होंगी तो हम देखते तो रहेंगे ना, जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे कि अगर ये दो हो गए हैं प्लांट मैच्योर, ये दो नहीं हुए हैं, जब हम उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम तभी हार्वेस्टिंग उनके साथ में कर सकते हैं जब वो साथ, मतलब सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, तभी हम उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हमको सिंक्रोनस मैच्योरिटी देखने को मिलेगी तो उनके हार्वेस्टिंग करना आसान हो जाएगा, इसलिए हमको सिंक्रोनस मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। इट रेफर्स टू मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप स्पीशीज एट वन टाइम, मतलब जो क्रॉप की हमारी स्पीशीज है वो सब क्या है, जो हमने ग्रो करी है, एक ही टाइम पे मैच्योर हो। द कैरेक्टर इज हाईली डिजायरेबल इन क्रॉप्स लाइक ग्रीन ग्राम, काउपी, कॉटन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके हार्वेस्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है, जिसमें सेवरल पिकिंग्स हमको करनी होती है। सेवरल पिकिंग्स मतलब कि एक पिकिंग, दो पिकिंग, तीन पिकिंग, चार पिकिंग तक भी कई क्रॉप्स में हम जाते हैं। तो अगर बार बार पिकिंग करनी है तो वो तो मिक्स हो जाएंगी ना सब। अब एक टाइम पे हमने पूरे फील्ड की एक बार पिकिंग कर दी, फिर वो कुछ टाइम बाद फिर हमको पिकिंग का टाइम आएगा, फिर कुछ टाइम बाद तो वो एक साथ में मैच्योर होंगी, तो वो हमारे लिए हार्वेस्टिंग करना बहुत सॉरी तो हमको हार्वेस्टिंग करना, पिकिंग करना इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया हमारा फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी। अब ये क्या है, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी? फोटो मतलब लाइट, थर्मो मतलब हीट। अगर हमारी क्रॉप्स, अब देखो कोई क्रॉप है, अगर मैं इसको ठंडे इलाके में हिमाचल में ग्रो कर पा रही हूँ और मैं इसको राजस्थान में ग्रो नहीं कर पा रही, तो वो किस वजह से होगा? क्लाइमेट की वजह से होगा, क्योंकि वहां पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है। तो अगर वो लाइट से और हीट से रेजिस्टेंट ही बन जाए, इनसेंसिटिव हो जाए, उस पर लाइट और हीट का कोई अफेक्ट ही ना हो, तो मैं उसको कहीं भी ग्रो कर सकती हूँ,
ये तो बेस्ट है, मतलब किसी भी क्रॉप को मैं कहीं भी ग्रो कर सकती हूँ अगर वो लाइट से और हीट से अफेक्ट ही ना हो। तो ऐसी क्रॉप बना देना जो इंसेंसिटिव हो जाए, फोटो मतलब लाइट और थर्मो मतलब हीट से, ठीक है। तो बहुत फायदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कोई भी अलग अलग जगह पे एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज इनसेंसिटिव टू बोथ लाइट एंड टेम्परेचर हेल्प्स इन क्रॉसिंग द कल्टीवेशन बाउंड्रीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। मतलब जो बाउंड्री है कि मैं इस क्रॉप को हिमाचल में ही ग्रो कर सकती हूँ या इस क्रॉप को मैं राजस्थान में ही ग्रो कर सकती हूँ, उसकी बाउंड्री को तोड़ सकते हैं। फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज ऑफ वीट, ऐसी वीट की और राइस की जो वेराइटीज हैं वो ग्रो की गई हैं, जिसकी वजह से हम नए एरियाज में वीट और राइस को ग्रो कर पा रहे हैं। जैसे कि राइस जो है अब पंजाब में भी ग्रो होने लग गया है, और जो हमारा वीट है, रबी क्रॉप है, उसको वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जा रहा है ड्यू टू फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव वैरायटीज जो हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनाई है। फिर आ गया वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर मतलब खुली, मतलब मोर प्लेसेस। वाइडर मतलब एक बड़ा एस्पेक्ट लेके चलना, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी मतलब एक इंसान की बात करें हम, कि कोई इंसान है, ये कहता है कि अगर उस अब मैं हूं, मैं अगर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को मेरे ही बेड पे नींद आएगी, कुछ लोग होते हैं उनको सोने से मतलब अब कहीं भी नींद आ जाएगी, ठीक है। तो यही हम लेके चले प्लांट के लिए कि प्लांट एक प्लांट है कि वो यहीं पे इसी टेम्परेचर में इसी एनवायरनमेंट में यहीं ग्रो कर पाएगा। एक प्लांट ऐसा है कि उसको कहीं भी लगा दो वो तो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे प्लांट, ऐसे वैरायटीज डेवलप कर दें जिनकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, मतलब वो अलग अलग जगह पे ग्रो कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। तो यही है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी रेफर्स टू सूटेबिलिटी ऑफ अ वैरायटी, एक ऐसी वैरायटी जो उसकी सूटेबिलिटी इतनी है जनरल कल्टीवेशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब बहुत अलग अलग रेंज ऑफ एनवायरमेंटल, मतलब कि वो कहीं हिमाचल में भी ग्रो हो जा रही है और वो राजस्थान में भी ग्रो हो जा रही है, केरला में ग्रो हो जा रही है, तो उसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सूटेबली ग्रो कर पा रही है। अडेप्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज क्यों, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप, स्टेबल क्रॉप ग्रो कर पाना, प्रोडक्शन ओवर रीजन्स एंड सीजन्स, मतलब अलग अलग रीजन्स, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग सीजन्स में वो क्रॉप ग्रो कर पा रही है स्टेबल तरीके से, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी प्लांट ब्रीडिंग। फिर है वैरायटीज ऑफ फॉर न्यू सीजन्स, नए सीजन्स के लिए। मतलब एक क्रॉप है, मान लो कि मैं उसे कि एक सीजन में ग्रो कर रही थी, लेकिन अब मैंने उसको इस तरीके का बना दिया है कि वो उसको किसी और सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनली मेज क्या है, हमारी एक खरीफ क्रॉप है, ये हमें पता है कि जो मेज है वो एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन साइंटिस्ट ने अब ऐसी भी वैरायटी बना दी है मेज की जो रबी और जैद की तरह भी ग्रो की जा सकती है, मतलब वो उसकी अलग अलग सीजन्स में अडेप्टेबिलिटी आ गई है। तो इसी को बोलते हैं वैरायटीज फॉर न्यू सीजन्स, ठीक है। सिमिलरली मूंग जो है समर क्रॉप है, इसके एडिशन में मूंग को अब मेन खरीफ इन एडिशन टू द मेन खरीफ क्रॉप, जो हमारी मूंग है वो खरीफ क्रॉप है एक्चुअली, लेकिन इसको अब समर क्रॉप में एज अ समर क्रॉप भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। ये अब क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्लांट ब्रीडिंग के। एक बार इनको पढ़ते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यील्ड बढ़ानी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब नॉन लिविंग जो हमारे फैक्टर्स हैं उनसे रेजिस्टेंस बनाना, बायोटिक फैक्टर से रेजिस्टेंस बनाना। फिर क्या है, मैच्योरिटी, ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी कम करना, मतलब अर्लीनेस लेके आना क्रॉप में। डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। डोरमेंसी मतलब उसको डोरमेंट कर देना है, मतलब जो क्रॉप है मैच्योर हो चुकी है वो एज अ सीड वहां पे नहीं ग्रो करेगी, वो जर्मिनेट नहीं होगी, उसमें डोरमेंसी ले आना। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर जो कि हर क्रॉप के अलग अलग होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस को हमारी क्रॉप से निकाल देना जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। नॉन शेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमको ग्रीन ग्राम में पोर्ट्स में देखने को मिलते हैं कि वो शेटर हो जाते हैं और फिर हमारी सारी के सारी यील्ड लॉस हो जाता है। ऐसी क्रॉप्स बनाना जो नॉन शेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं। सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब एक ही टाइम पे पूरे के पूरी जो हमारी क्रॉप है सेम टाइम पे मैच्योर हो रही है ताकि पिकिंग्स करना आसान हो। फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी मतलब कि लाइट और हीट, मतलब लाइट और टेम्परेचर से कोई अफेक्ट ही ना हो उस क्रॉप पे। फिर है वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब मोर रीजन्स और मोर सीजन्स में वो क्या है, अडेप्टेबल है, स्टेबल फॉर्म से उसे ग्रो कर पा रहे हैं हम। वेराइटीज फॉर न्यू सीजन्स मतलब एक क्रॉप है जो कि खरीफ थी वो अब रबी की तरह भी ग्रो हो सकती है, वो जैद की तरह या वो समर क्रॉप की तरह भी ग्रो
हो सकती है, ठीक है। फिर है स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके क्या है, क्या स्कोप है उसका। फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये प्लांट ब्रीडिंग चलती आ रही है। ये नहीं है कि ये इतना माना जाता है ना कि प्लांट ब्रीडिंग तो एक डिफिकल्ट चीज है कोई, कि अभी स्टार्ट हुई है, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस अब उसमें टेक्नोलॉजी ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है बहुत लंबे टाइम से मैनकाइंड को हेल्प कर रही है ताकि हम बेटर से बेटर क्रॉप बना सके। विद नॉलेज ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, जो क्लासिक हमारे पास जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, बेसिक जेनेटिक्स का हमारे को जो नॉलेज है, उसकी वजह से हमने कई नंबर ऑफ वैरायटीज बनाई हैं अलग अलग क्रॉप प्लांट्स की, ठीक है। तो अब ग्लोबल जो हमारा अलार्म है, क्या है ग्लोबल अलार्म, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो पॉपुलेशन है उसका तो एक्सप्लोजन हो रहा है, और जो फूड फ्रंट है वो हमारा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सारा जो चैलेंज है साइंटिस्ट पे या फार्मर्स पे उतना है कि हमको यील्ड को बढ़ाना है, लेकिन हमको क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये जो है सीरियस चैलेंज है फिलहाल साइंटिस्ट के लिए, जो कि एग्रीकल्चर से कंसर्न है, कि हमको ऐसी क्रॉप्स की वैरायटी बनानी है जिससे यील्ड बढ़े लेकिन एक क्वालिटी भी मेंटेन रहे। क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड होती चली जाए इस वजह से, क्योंकि हमने देखने को मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन में एकदम हमने बहुत ज्यादा यील्ड का इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा थे, जो हमारी सोयल की वैल्यू थी वो डिग्रेड हो गई। तो हमको इस चीज का भी फिलहाल में ध्यान रखना है कि क्वालिटी का भी ध्यान रख के चलना है, बहुत क्रॉप का भी और सॉइल का भी, ठीक है। एडवांसेस इन मोलिकुलर बायोलॉजी, क्योंकि अब मोलिकुलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में कहें, क्योंकि बहुत उसमें एडवांसमेंट हो गया है, तो अब हम मोलिकुलर टूल्स का यूज करते हैं जो हमारी ब्रीडिंग है, जिसकी वजह से ब्रीडर्स यूज करते हैं ये सब टूल्स का, जिसकी वजह से बहुत इजी नहीं कह सकते, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। अब हम नई अलग अलग नई नई चीजें कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर तक हम कर सकते हैं एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में, एक, ठीक है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द फील्ड क्रॉप हैज ऑलरेडी लेड टू, अब ये फील्ड टेस्टिंग वगैरह हम करने लग गए हैं। अब जो फील्ड टेस्टिंग है वो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक फील्ड में अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाई हैं और हमने फील्ड टेस्टिंग करनी है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स जो है वो हम लगा सकते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स मैं भी कहूँ कि हम बना तो बहुत सारे चक्के हैं, राइस में सोयाबीन, कॉटन, ऑयल सीड, ये सब लिखे हुए हैं, कॉटन, ऑयल सीड, रेप, शुगर बीट, अल्फा, इन सब कल्टीवर्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, इंजीनियर्ड क्रॉप्स बन चुके हैं, लेकिन एक ही हमारा कॉमर्शियलाइज किया गया है, जो कि हमारा क्या है, कॉटन, जिसके अंदर हमको किससे वो मिली थी, बीटी कॉटन, जिसके अंदर हमें पिंक बोलवूम से हमको रेजिस्टेंस मिला था। एक हो रहा है अभी धारा मस्टर्ड चल रहा है, जो अभी इंस्टीट्यूट्स में तो ग्रो हो रहा है लेकिन अभी कॉमर्शियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। धारा मस्टर्ड 11, राइट, वो चल रहा है अभी, वो भी आई थिंक इंडिया में अभी तक एक बीटी कॉटन ही कॉमर्शियलाइज हुआ है जो हम यूज कर रहे हैं, जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं। अब धारा मस्टर्ड पे काम चल रहा है, उसको भी कॉमर्शियलाइज होपफुली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो, उसका बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है फिलहाल में, ठीक है। ये सब जो है कहा जा रहा है कि 20th सेंचुरी के एंड तक ये सब क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कॉमर्शियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। जीन्स फ्रॉम वेरिड ऑर्गेनिजम्स में बी एक्सपेक्टेड टू बूस्ट परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप्स स्पेशली विद रिगार्ड टू देयर रेजिस्टेंस टू बायोट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अलग अलग क्रॉप्स के बायोटिक, अब कोई क्रॉप है, कोई वाइल्ड वैरायटी है, उसके अंदर किसी बायोटिक मतलब डिजीज या फिर इंसेक्ट से रेजिस्टेंस, या बायोटिक मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन से रेजिस्टेंस है, वो पुरानी वैरायटी है, ठीक है। अब जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी है उसके अंदर हम क्रॉस करवा रहे हैं, एक नई वैरायटी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, उनका जीन एक दूसरे में ट्रांसफर कर पा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से, ये हमारा स्कोप है इसका। In addition, crop plants are likely to be cultivated for recovery of valuable compounds. अब क्या है, हम जो crops हैं उसके अंदर से valuable compounds निकाल सकते हैं, जैसे कि pharmaceuticals निकाल सकते हैं, कुछ genes जो है particular pharmaceuticals का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है। अब क्या है, यूरोप में क्या हुआ था, हीरोडिन एक एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि हमने यूज किया था, एक ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस की वैरायटी है, ब्रासिका नेपस की एक वैरायटी है जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है, इसके अंदर से हम एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन जिसका नाम हीरोडिन है वो निकाला गया था, जिसका यूज किया जाता है। एंटी थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन मतलब एक ये एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट मतलब जो क्लोट को नहीं बनने देता ब्लड में, उसको निकाला गया था और उसका फिर हमने मेडिकल साइंसेज में यूज किया था, ठीक है। तो ये भी एक स्कोप है, ठीक है। ये हो गया हमारा
स्कोप हमारा प्लांट ब्रीडिंग का, कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कि मैनकाइंड में क्या क्या यूज हो गया जो क्लास कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। एग्रीकल्चर में क्या है, हमको यील्ड बढ़ानी है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। फिर क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस लेके आ सकते हैं, उनको कॉमर्शियलाइज हो जाएगा वो कितने टाइम तक। उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल्स बना निकाल सकते हैं जो हमारी क्रॉप्स हैं उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके। ठीक है, अब देखो हर किसी के अंदर अगर प्रोज हैं इतने सारे, हमने अभी प्रोज पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या स्कोप है, क्या मीनिंग है, क्या एम है। अब उसके कुछ ना कुछ तो हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं कि ठीक है प्लांट ब्रीडिंग क्या है, सेवरल उसके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं जो हमने पढ़ रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट करते हैं जो क्रॉप प्लांट्स का कुछ, लेकिन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं इसमें। तो पहला क्या है, रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, यही है मेन आपको यही बात इसमें सारे में यही बात पढ़ने मिलेगी। रिडक्शन इन डाइवर्सिटी मतलब कि इसकी डाइवर्सिटी मतलब एक जो क्रॉप है उसके इतने सारे टाइप होंगे। मतलब अगर जो वीट है, हमारा एग्रीकल्चर कहते हैं 10,000 साल पहले से एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, तो वो भी पहले कहा जाता था। तो तब से वीट की कितनी सारी वैरायटी ग्रो, अभी मैं कहूँ आपको वीट की कितनी वैरायटी है तो इतनी ज्यादा वैरायटी होंगी वीट की। ठीक है, लेकिन जो हम प्लांट ब्रीडिंग यूज कर रहे हैं तो पुरानी जो वैरायटीज है ना, डाइवर्सिटी जो हमारी है, नंबर ऑफ वैरायटीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज है, वो घटती चली जा रही है। तो डाइवर्सिटी जितनी घटती चली जाएगी फिर हमको ब्रीडिंग करने में उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि हम पुरानी क्रॉप्स उठाते हैं, उनके रेजिस्टेंस लेते हैं और फिर हम नई क्रॉप डेवलप करते हैं। तो डाइवर्सिटी को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग की वजह से डाइवर्सिटी कम होती जा रही है और वो अपना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो मॉडर्न इंप्रूव्ड वैरायटीज हैं वो बहुत यूनिफॉर्म है मतलब उसमें डाइवर्जन नहीं है। डाइवर्जन अगर नहीं होगा तो अब अगर देखो डाइवर्सिटी नहीं होगी, अब देखो जैसे पैथोजन है, किसी के अंदर कोई डिजीज आ रहा है तो उसके अंदर पैथोजन है, पैथोजन जो है अपना फॉर्म ऑफ अफेक्ट बदल लेगा या पैथोटाइप उसका बदल जाएगा, अगर उसका स्ट्रेन बदल जाएगा वो खुद को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो उसके अंदर से रेजिस्टेंस उसका खत्म हो जाएगा। मैंने एक ऐसी वैरायटी बनाई, तो मान लो कि अर्ली ब्लाइट आता है टमाटो में, तो मैंने एक ऐसी वैरायटी बनाऊंगी ना जो अल्टरेरिया सोलानी फंगस है उससे रेजिस्टेंट होगा। लेकिन अगर उसने अपना फॉर्म बदल लिया पैथोजन ने, तो वो रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो इतनी यूनिफॉर्म वैरायटी है। अगर उसमें डाइवर्सिटी होती तो वो खुद को चेंज करता, तो कुछ ना कुछ टाइप ऑफ वैरायटी उसके अंदर कुछ अलग होती, लेकिन हम जो वैरायटीज बनाते हैं जनरली यूनिफॉर्म वैरायटीज बनाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सब सेम है, मतलब कि पूरा के पूरा खेत ही खराब होगा। अब आपका जितने वो सीड बना रखे हैं वो सब खराब होंगे क्योंकि नया स्ट्रेन आ गया है पैथोजन का। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो कि अगर पैथोजन ने अपना नया स्ट्रेन बना लिया तो जितना भी वो हमने उसका सीड बना रखा था, जितना भी वो खेत लगा हुआ था, जितने भी एरिया में लगा हुआ था, सब खराब हो जाएगा क्योंकि जो पैथोजन है उसका स्ट्रेन बदल गया, या इंसेक्ट है उसने अलग तरीके से हमको अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो सब खराब हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो लैंड रेसेस मोर यूनिफॉर्म है देन लैंड रेसेस। लैंड रेसेस मतलब जो पुराने टाइम में हमारी वैरायटीज ग्रो करी जाती थी लेकिन अब ग्रो नहीं होती, उनको लैंड रेसेस कहते हैं। तो लैंड रेसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी, वो अलग अलग डाइवर्जन होता था, उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। लेकिन हमारी जो वैरायटीज हम प्लांट ब्रीडिंग से बनाते हैं वो जनरली यूनिफॉर्म होती हैं। दस प्लांट ब्रीडिंग लीड्स टू रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, इसलिए हमको रिडक्शन इन डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जो यूनिफॉर्म वैरायटीज हैं ये ज्यादा, देखो ये कहा ना न्यू रेसेस ऑफ पैथोजन, अगर जो हमारा पैथोजन है नई रेस बना लेता है अपनी, तो उससे वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लैंड रेसेस में वो नहीं, वो फिर भी उससे कर पाती थी, उससे उभर पाती थी उस डिजीज से, उस नई रेस ऑफ पैथोजन से, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी होती थी। ठीक है, नैरो जेनेटिक बेस, अब रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, जैसे ही डाइवर्सिटी में हमारा रिडक्शन होगा तो जेनेटिक बेस भी उसमें कम हो जाएगा। जेनेटिक बेस मतलब कितना अलग अलग टाइप ऑफ जीनोटाइप है हमारे पास। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म वैरायटीज बनाते चले जाएंगे तो हमारा जेनेटिक बेस रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वैरायटीज हम जितनी बना रहे हैं उतना ही नैरो हमारा जेनेटिक बेस होता जा रहा है। ठीक है, तो उनकी एडेप्टेबिलिटी पुअर होती जाएगी, मतलब वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक ही तरीके के स्ट्रेन से रेजिस्टेंस देंगी, एक ही टाइप के एनवायरमेंट से रेजिस्टेंस दे रही है, एक ही टाइप के इंसेक्ट से रेजिस्टेंस दे रही है, तो वो हमारा जो जेनेटिक बेस है वो नैरो होता जा रहा है। डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वही रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, मतलब ये देखो सबका मतलब लगभग सेम है कि यूनिफॉर्मिटी आती जा रही है हमारी। डेंजर ऑफ यूनिफॉर्म, मोस्ट ऑफ द इम्प्रूव वेराइटीज हैव सम कॉमन पेरेंट्स इन पेडिग्री,
जितने भी हमारी वैरायटीज इंप्रूव हो रही हैं वो हमने अपने जो प्रोजेनिटर थे जिनके अंदर पर्टिकुलर डिजीज रेजिस्टेंट था उनसे यूज करा ना। मैंने अभी आपको बैक क्रॉस में बताया था राइट, कि हमने उस पेरेंट का यूज करा, तो उनके कहीं ना कहीं हर वैरायटी के कोई ना कोई एंसेस्टर सेम है। पेडिग्री मतलब एंसेस्ट्रल फॉर्म को बताना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेडिग्री में वो सेम सेम उनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉमन पेरेंट है उनका, जिसकी वजह से हमको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और वो अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन से फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशंस, कुछ कॉम्बिनेशन, अब सारे कॉम्बिनेशन तो डिजायरेबल बनेंगे नहीं। आप क्या सोचोगे कि आपने दो चीजें ली, उनको कंबाइन करा, जो आपकी जनरेशन आएगी वो आपको डिजायरेबल मिल जाएगी कि मुझे यही टाइप चाहिए था और यही मिल गया। नहीं, बहुत सारे क्रॉस, अनगिनत क्रॉस कराने पड़ते हैं, उसके बाद जाके शायद आपको एक आपका डिजायरेबल क्रॉस जो है देखने को मिलेगा। समटाइम्स प्लांट ब्रीडिंग लीड्स टू अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन, जो कि क्या है, एग्जांपल इसका क्या है, रेफेनो ब्रासिका। रेफेनो किसके लिए, हमारा रेडिश के लिए यूज हो रहा है, और ब्रासिका क्या है हमारा, ब्रासिका हमारा इसके लिए, जो ब्रासिका फैमिली है उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने रेडिश और ब्रासिका का क्रॉस कराया था कि हमको रेडिश का एक उसका जो रेडिश की एक क्वालिटी चाहिए और ब्रासिका की एक क्वालिटी चाहिए, लेकिन क्रॉस में उसकी अलग क्वालिटी आ गई, उसकी जो हमको नहीं चाहिए थी वो वाली क्वालिटी हमको देखने को मिल गई। तो रेफेनो ब्रासिका एक फेल्ड क्रॉस था, इसको अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। या हम कहें पोमैटो, मतलब हमने पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस कराया था जिससे पोमैटो बना, जो कि एक अनडिजायरेबल क्रॉस माना जाता है। इनका जो कॉम्बिनेशन था, इनका इस कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आया वो अनडिजायरेबल था, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड पेस्ट। तो जो माइनर डिजीज और पेस्ट हैं उनसे उनकी जो ससेप्टेबिलिटी है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेजर डिजीज हैं, हम ऐसी क्रॉप बनाते हैं, हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जिनकी वजह से, जैसे वीट है उसके अंदर रस्ट आता है सबसे ज्यादा। हम हरियाणा वाले एरिया में, कहीं ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वीट में, ठीक है। तो हमने एक ऐसी वैरायटी बनाई जिसमें रस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, रस्ट से वो रेजिस्टेंट है। तो कोई ऐसा माइनर डिजीज जो कि वीट में बहुत कम देखने को मिलता था वो मेजर बन जाएगा, क्योंकि रस्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन कोई माइनर डिजीज है उसलिए वो बढ़ जाएगा। क्या पता रस्ट की आने की वजह से वो रुक रहा हो, वो डिजीज रस्ट के आने की वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि रस्ट ही नहीं आ रहा तो वो डिजीज माइनर से मेजर बन गया। सेम इंसेक्ट के केस में, कि एक हमने इंसेक्ट से रेजिस्टेंट एक वैरायटी बना दी, वो एफिड मान लो किसी क्रॉप में आ रहा है, अब क्योंकि एफिड से तो वो क्रॉप बच गई, क्योंकि एफिड नहीं आ रहा तो जो एक माइनर इंसेक्ट था जो उस क्रॉप में आता था वो मेजर बन गया। एफिड नहीं आ रहा तो वो दूसरा माइनर जो हमारा इंसेक्ट था वो एज अ मेजर हमको अफेक्ट करने लग गया, मेजर दिक्कत करने लग गया। तो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी मतलब उसके अंदर उसका अफेक्ट ज्यादा हो गया, मतलब माइनर डिजीज और पेस्ट है वो मेजर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि मेजर डिजीज और पेस्ट से हमने रेजिस्टेंट ला दिया था, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। ड्यू टू एम्फेसिस ऑन ब्रीडिंग पे हमने एम्फेसिस करा तो हमने रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई, मतलब मेजर डिजीज से और इंसेक्ट पेस्ट से हमने रेजिस्टेंस ला दी उस क्रॉप के अंदर। ऑफन रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड प्लांट, जिसकी वजह से जो हमारा क्रॉप जो थी हमारी वो माइनर डिजीज और पेस्ट से ससेप्टेबल हो गई। वहां से तो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया मेजर से तो, लेकिन माइनर में ससेप्टेबिलिटी उसकी वजह से बढ़ गई। दिस हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस एंड इन सम केसेस प्रोड्यूस सेवरल एपिडेमिक्स। इसकी वजह से एपिडेमिक्स भी हमको देखने को मिले हैं, जैसे कि एग्जांपल एपिडेमिक हुआ था हमारा बोट्रिटिस सिनेरा ग्रे मोल्ड, चिकपी में ग्रे मोल्ड आया था बोट्रिटिस सिनेरिया की वजह से। ये एक एपिडेमिक आया था 1982 पंजाब और हरियाणा में, कि हमने मेजर डिजीज जो इसके अंदर आती थी हमारी चिकपी के अंदर उसको तो कम कर दिया, लेकिन जो बोट्रिटिस सिनेरा से ग्रे मोल्ड आता था वो माइनर से मेजर बन गया और एपिडेमिक हमको देखने को मिला इसकी वजह से। द सिवियर इन्फेक्शन बाय करनाल बंट। अब जो करनाल बंट है वीट वही मैंने आपको बताया, देखो वीट वैरायटी में अगर हमने रस्ट से रेजिस्टेंट में ले आई थी, लेकिन रस्ट से रेजिस्टेंस वैरायटी मैंने लगा दी, लेकिन उसकी वजह से जो करनाल बंट है जो कि कम ही आता था, टिलेशिया की वजह से होता है, करनाल बंट है वो माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इन्फेस्टेशन ऑफ मीली बग इन बीटी कॉटन के अंदर हमने पिंक बॉलवॉर्म मतलब बॉलवॉर्म्स का इफेक्ट हमने कम कर दिया, लेकिन मीली बग जिसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता था वो माइनर से मेजर बन गया, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट। क्या क्या हो गए हैं, रिडक्शन इन डाइवर्सिटी,
नैरो जेनेटिक बेस, डेंजर इन यूनिफॉर्मिटी, ये हमारे तीनों लगभग सेम ही चीजें हैं। अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन जैसे कि रफेनोब्रासिका और ओमेटो। फिर आ गया इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड पेस्ट। ये जो पार्ट है माइनर डिजीज पेस्ट वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि मैंने ऐसी वीट वैरायटी बना दी जो रस्ट से रेजिस्टेंट थी, लेकिन करनाल बंट जो कि एक बहुत माइनर डिजीज हमको वीट में देखने को मिलती थी, वो मेजर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट होता है आज। डेफिनेशन पढ़ ली, एम पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट ब्रीडिंग के वो पढ़ लिए। उसके बाद और क्या करा हमने, स्कोप पढ़ लिया। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता ही है। उसके बाद अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है प्लांट ब्रीडिंग के। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और उसके बाद हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो तब तक आप ये पढ़िए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।